बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अरसलान शहज़ाद एडवोकेट है। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा मौजू है, हम इस मौजू में देखेंगे कि सिविल में ट्रायल किस तरह से होता है, उसकी ट्रायल की क्या प्रोसीडिंग्स हैं, कौन कौन से स्टेप्स हैं, और किस तरह से ट्रायल ए से जी तक जो है वो मुकम्मल होता है। तो आइए इस टॉपिक का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले जब भी किसी को किसी किस्म का भी कोई दीवानी मसला होता है, कोई ऐसा इशू जो क्रिमिनल नहीं है, कोई सिविल टाइप की किसी को कोई कॉज ऑफ एक्शन होती है, तो वो मुकदमे के लिए अदालत में आता है। तो अदालत में आने के लिए उसको सबसे पहले अपना जो अर्ज़ी दावा वो कोर्ट में जमा करवाना पड़ता है, जिसको हम प्लेंट कहते हैं। तो प्लेंट में वो अपने तमाम फैक्ट्स को एंटर करता है। उसके बाद फिर उसमें वो अपनी कॉज ऑफ एक्शन लिखता है, और उसमें सूट की वैल्यूएशन भी अपनी लिखता है, अपने जो सब्जेक्ट की वैल्यूएशन, और उसमें जो कोर्ट फ़ी है वो उसमें अटैच करता है, और उसमें अपनी रिलीफ जो है वो ऑनरेबल कोर्ट से सीख करता है। तो जैसे ही वो अपनी प्लेंट मुकम्मल करता है, तो सबसे पहले वो उसके साथ रेलिवेंट डॉक्यूमेंट लगाता है, अपने लॉयर को अपॉइंट करता है, उसका वकालतनामा साथ लगाता है, और सारी चीज़ें। इसके अलावा अगर उसको किसी किस्म का इंटरम रिलीफ चाहिए या किसी किसी किस्म का और रिलीफ चाहिए जो उस ट्रायल के लिए उसको उसकी पेंडेंसी तक जो है वो उसको ज़रूरी है, उसके लिए अहम है, तो उसकी अप्रोप्रिएट एप्लीकेशन भी उसके साथ अटैच कर देता है। जैसे स्टे एप्लीकेशन है, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी की है, लोकल कमीशन अपॉइंटमेंट की है, साइट विजिटेशन की है, वगैरह वगैरह। किसी किस्म की भी एप्लीकेशन वो उसके साथ जो उसको इंटरम रिलीफ में चाहिए वो उसके साथ अटैच कर देता है। तो जैसे ही वो अपना दावा दायर करता है, तो कोर्ट सबसे पहले उसके दावे को जब पहली बार देखती है, तो सबसे पहले कोर्ट उसमें उसकी मेंटेनेबिलिटी को देखती है। तो कोर्ट ने उसकी मेंटेनेबिलिटी में देखना है कि क्या इसको कॉज ऑफ एक्शन थी, कॉज ऑफ एक्शन के साथ ही ये अदालत में आया है, बगैर कॉज ऑफ एक्शन के तो नहीं आ गया। दूसरी चीज़ कोर्ट उसमें देखती है कि क्या इसने सब्जेक्ट की जो वैल्यूएशन है उसको प्रॉपरली इसमें इसमें जो है वो लिखा है या नहीं लिखा। फिर थर्डली जो कोर्ट उसमें देखती है कि क्या इसने इसके ऊपर जो जो भी अप्रोप्रिएट कोर्ट फीस थी, वो इसकी जो रेलिवेंट कोर्ट फ़ी है वो पे करके इसके साथ अटैच की है या नहीं की। फोर्थली कोर्ट उसमें देखती है कि क्या ये इसका दावा जो है, इसका अर्जी दावा किसी भी लॉ, स्पेशल या जनरल लॉ के मुताबिक जो है, किसी भी लॉ में ये बार्ड बाई लॉ तो नहीं है, इसका वक़्त जो है जो कानून ने दिया है वो टाइम इसका गुजर तो नहीं चुका। तो कोर्ट ने ये चार चीज़ें देखनी है सबसे पहले उसकी मेंटेनेबिलिटी के ऊपर। तो फिर कोर्ट जो है, अगर कोर्ट इसके ऊपर सेटिस्फाई होती है कि ठीक है जी, इन चारों इश्यूज़ के ऊपर कोई ऐसा मसला नहीं है और उसका दावा ठीक है, तो फिर कोर्ट उसको एडमिट करते हुए उस प्लेंट को एडमिट करती है, उसमें नोटिस इशू कर देती है। तो जैसे ही नोटिस इसमें इश्यूज़ होते हैं, नोटिस के साथ साथ जो भी उसमें उसमें कोई एप्लीकेशन है इंटरम रिलीफ की, कोर्ट उसमें भी अकॉर्डिंगली ऑर्डर कर देती है। अच्छा, अब चूँकि जैसे ही दूसरी पार्टी को नोटिस किए जाते हैं, तो नोटिस पे दूसरी पार्टी, नोटिस का एक तरीकाकार है, मैं उस पे एक सेपरेट वीडियो भी इंशाल्लाह रिकॉर्ड करूँगा। तो जैसे ही नोटिस दूसरी पार्टी को मिलते हैं, वो कोर्ट में अपीयर होती है, तो उसने अपीयरेंस के 30 डेज़ के अंदर अंदर उसने अपना रिटन स्टेटमेंट यानी जवाब, उसके अर्जी दावे का जवाब फ़ाइल करना है रिटन में। तो उसने दावे का भी जवाब फ़ाइल करना है, उसके साथ जो भी डॉक्यूमेंट उसके साथ कनेक्टिंग है वो भी उसने कोर्ट में सबमिट करने हैं, और इसी के साथ ही साथ जो भी उसने जो इंटरम एप्लीकेशन दी है मुद्दई ने, उसका भी जवाब वो उसी के साथ फ़ाइल करता है। जवाब मुकम्मल होने के बाद फिर कोर्ट ने, अगर उसमें जो भी एप्लीकेशन उसमें है दावे के अलावा, तो उस एप्लीकेशन को कोर्ट पहले डिसाइड करती है। उसके बाद फिर कोर्ट जो है वो मुकदमे की तरफ आती है। तो मुकदमे में दावे और जवाब दावे को देखते हुए, दोनों को देखते हुए कोर्ट उसके अंदर से इश्यूज़ निकालती है, और उनको इश्यूज़ कोर्ट उसके ऊपर फ्रेम करती है। जैसे ही कोर्ट उस पर इशू फ्रेम करती है, तो कोर्ट पार्टीज़ को डायरेक्शन दे देती है कि जी वो अपनी लिस्ट ऑफ विटनेसेस जो है वो 7 डेज़ के अंदर उसमें जमा करवाएं। तो ये सारी जो है ऑर्डर 14 से पहले पहले वाली जितनी भी प्रोसीडिंग है, ये कोर्ट इसमें करती है। तो ये जो जितनी भी प्रोसीडिंग है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट इसमें देखती है। एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट के पास ये भी पावर है, वो पार्टीज़ को एग्जामिन कर सकती है, वो उसके एडीआर के लिए भी मैटर अगर जाता है तो वहाँ भी भेज सकती है, डॉक्यूमेंट को चेक कर सकती है, मंगवा सकती है, और इस तरह की तमाम पावर को वो इस्तेमाल करते हुए ऑर्डर 14 से पहले, ऑर्डर 14 तक की जितनी भी प्रोसीडिंग है उसको उसने मुकम्मल करना है। मुकम्मल करने के बाद फिर वो इस मुकदमे को ट्रायल कोर्ट के पास भेज देती है कि वो इसके ऊपर अब एविडेंस रिकॉर्ड करे।
अब मामला चला गया है एविडेंस पे। तो एविडेंस में सबसे पहले तो मुद्दई ने अपनी एविडेंस देनी है, यानी जो दावा लेके आया है पहले तो उसने अपनी एविडेंस देनी है। अब उसने एविडेंस किस किस्म की देनी है? उसने 2 किस्म की एविडेंस देनी है। उसने ऑरल एविडेंस भी देनी है, उसने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी देनी है। तो ऑरल एविडेंस में वो जो है विटनेसेस को पेश करता है कोर्ट में। तो विटनेसेस जो है वो ख़ुद भी उसमें एज अ विटनेस आ सकता है और किसी इंडिपेंडेंट विटनेस को भी बुला सकता है, सरकारी गवाह को भी उसमें बुलाया जा सकता है। तो जो भी अपने फैक्ट्स को प्रूव करने के लिए और अकॉर्डिंग टू द इश्यूज़, जो भी इश्यूज़ जज साहब ने उसमें बनाए हैं, इश्यूज़ की हद तक जो भी ओनस जज साहब ने उस मुद्दई के ऊपर रखा उनको प्रूव करने के लिए वो अपनी ऑरल एविडेंस देता है। ऑरल के बाद वो अपनी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देता है। इसी तरह मुद्दई की जो एविडेंस आती है उस एविडेंस के ऊपर जो है वो मुद्दा अलैह यानी डिफेंडेंट्स जो हैं उसके ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं। उसके विटनेसेस के ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद जो है वो जैसे ही मुद्दई अपनी एविडेंस को क्लोज़ कर देता है तो फिर डिफेंडेंट की एविडेंस शुरू हो जाती है। तो डिफेंडेंट फिर अपनी पहले ऑरल एविडेंस देता है और फिर एज वेल एज अपनी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी वो पेश करता है। डिफेंडेंट ने भी अपनी एविडेंस जो ओनस जज साहब ने उसके ऊपर रखा है इशू फ्रेम करते वक्त, उसके मुताबिक उसने अपनी एविडेंस कोर्ट में सबमिट करनी है। कोर्ट ने एविडेंस देते हुए कोर्ट ने लॉ ऑफ एविडेंस के मुताबिक ये भी देखना होता है कि कौन सा डॉक्यूमेंट एडमिसिबल है, कौन सा इनएडमिसिबल है, कौन सा जो विटनेस है इसमें रेलिवेंट है, कौन सा इरेलीवेंट है। तो रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट के ऊपर भी, क्रॉस एग्जामिनेशन के ऊपर भी सारे कुछ एक बहुत बड़ा इसमें एक सब्जेक्ट है। ये सारे कुछ देखते हुए ऑनरेबल कोर्ट्स में अपनी एविडेंस जो है वो उसकी किसी भी पार्टी की रिकॉर्ड करती है। जैसी एविडेंस मुकम्मल हो जाती है, मुद्दई ने भी अपनी एविडेंस करवा ली, मुद्दाले ने भी अपनी एविडेंस करवा ली, यानी दोनों पार्टीज ने अपनी अपनी एविडेंस को मुकम्मल कर लिया। उसके बाद जो है वो मैटर चला जाता है आर्गूमेंट्स के लिए। तो आर्गूमेंट्स में फिर कोर्ट दोनों जो पार्टीज़ को सुनती है और सुनने के बाद पूरे केस को देखती है, उसके फैक्ट्स को देखती है, एविडेंस को देखती है, डॉक्यूमेंट्स को देखती है, और स्टेटमेंट्स को देखा जाता है, उसमें लॉ को देखा जाता है, अप्लाई किया जाता है, प्रेसिडेंट्स देखे जाते हैं। सारी चीज़ें देखने के बाद उसके फाइनल आर्गूमेंट्स के बाद फिर कोर्ट उसके ऊपर फाइनल डिसीजन पे पहुंचती है। तो फिर कोर्ट अकॉर्डिंगली उसके ऊपर अपना फ़ैसला सुनाती है और फैसला जो सुनाया जाता है उसके मुताबिक ही अगर या तो कोर्ट उसको डिग्री कर देती है या कोर्ट उसको खारिज कर देती है। या तो अगर प्लेंटिफ ने अपना केस प्रूफ कर दिया है तो कोर्ट उसका जो केस है वो डिग्री कर देती है, अगर प्रूफ नहीं किया तो उसका केस डिसमिस हो जाता है। तो इसी तरह ऑर्डर 20 के मुताबिक कोर्ट जो है उसमें डिग्री शीट जो है वो बना देती है। ये था जी इसमें ट्रायल कोर्ट का काम। जैसे ही इसमें डिग्री बन गई उसके बाद फिर ये एग्जीक्यूटिंग कोर्ट में चला जाता है मैटर। एग्जीक्यूटिंग कोर्ट फिर उसमें ऑर्डर 21 के मुताबिक उस डिग्री की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो करवाती है, उसको सेटिस्फाई करती है और उसके लिए जितने भी मेजर्स हैं ऑर्डर 21 के मुताबिक वो उसमें कोर्ट लेती है, एग्जीक्यूटिंग कोर्ट उसको इम्प्लीमेंट करवा के देती है। अच्छा, इसी में एग्जीक्यूटिंग कोर्ट जो है अगर तो किसी भी पार्टी ने जिसके अगेंस्ट डिग्री आई है, किसी के अगेंस्ट ऑर्डर पास हुआ है फाइनल ऑर्डर, अगर वो उसके खिलाफ अपील या रिवीजन फाइल कर देते हैं तो जो एग्जीक्यूशन है वो प्रोसीड नहीं होगी, वो तब तक जो है वो सस्पेंड रहेगी जब तक कि एपेलेट या रिवीजनल कोर्ट का अपना फैसला नहीं आ जाता। तो इसके ऊपर भी एक सेपरेट मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँगा। ये सारे जो पॉइंट्स हैं, सारी जो स्टेजेस है, ये इनके ऊपर एक सेपरेट अलग-अलग रिसर्च मौजूद है हर टॉपिक के ऊपर, हर स्टेज के ऊपर। तो ये था जी हमारा जो ट्रायल का प्रोसीजर जो था ए से जी तक कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में, यानी सिविल जुडिकेचर में जो मुकदमा चलना होता है वो इन तमाम फेजेस से गुजरना होता है। उसके बाद फिर उसने अपनी फाइनलाइजेशन जो है उसकी होनी होती है। तो ये थी जी हमारी आज की वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग द वीडियो। इंशाल्लाह किसी किस्म के सवाल के लिए आप मुझे इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।